आप देख रहे हैं आजाद बोल इंडिया का हेडलाइन शो। आज है 26 मई 2025। मैं हूं आदिल खान आजाद। दुनिया के सबसे बड़े अखबारों और पोर्टल से चुनी गई कुछ बड़ी खबरों को आपके सामने रखेंगे, जिन्होंने आज सुर्खियां बटोरी। इस शो में आज आप देखेंगे इसराइल के जंगलों में फिर भड़की आग, फायर ब्रिगेड और हवाई जहाज मिशन में जुटे। गजा में मदद पहुंचाने वाले एड ग्रुप के चीफ ने दिया इस्तीफा। अमेरिका के बनाए एड मॉडल को बताया इंसानी उसूलों के खिलाफ। गजा में मदद पर फिर छाया अंधेरा। तुर्की का बड़ा कदम, सीरिया में बनाएगा नेवी और एयरफोर्स के अड्डे। इसराइल में बढ़ गई टेंशन। हिजबुल्लाह का साफ पैगाम, हथियार रखने का दिया इशारा, लेकिन एक शर्त के साथ। यूक्रेन ने लिया इंतकाम, रशिया पर 24 घंटे में 150 से ज्यादा ड्रोन से हुआ हमला। और ईरान के टॉप सिक्योरिटी ऑफिशियल जा रहे रशिया। इधर पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर पहुंचे ईरान। दो तरफा ताल्लुकात को धार देंगे शहबाज शरीफ। शुरुआत करते हैं इस शो की रशिया की खबर से। रशिया ने 150 से ज्यादा यूक्रेनियन ड्रोन्स गिराए हैं 24 घंटे में। ये सबसे बड़ा ऑपरेशन रशिया की तरफ से बताया जा रहा है, डिफेंस ऑपरेशन। रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री का कहना है कि उनके एयर डिफेंस सिस्टम्स ने सिर्फ एक दिन में 150 से ज्यादा यूक्रेनी कामिकाजे ड्रोन्स को गिरा दिया है। इतवार की रात 8 बजे से पीर की सुबह यानी आज सुबह 8 बजे तक 96 ड्रोन्स इंटरसेप्ट किए गए रशिया की तरफ से सिर्फ 12 घंटे में। टोटल 148 ड्रोन रशिया ने 22 घंटे में गिराने का दावा किया है। ये तमाम ड्रोन यूक्रेन से दागे गए थे। और आज पीर की सुबह 8 बजे के करीब 5 और ड्रोन्स को भी निशाना बनाया गया, यानी रात को शुरू हुआ हमला सुबह तक जारी रहा। यह अटैक तब हुआ कि जब यूक्रेन ने लॉन्ग रेंज वाले ड्रोन हमलों में इजाफा कर दिया है, जो लंबी दूरी के ड्रोन हैं। ये उस वक्त हो रहा है जब अमेरिका एक दफा फिर रशिया यूक्रेन के दरमियान अमन की बातचीत की कोशिशों में लगा हुआ है। रशिया ने इसे यूक्रेन का बढ़ता हुआ अग्रेशन करार दिया है, जबकि वेस्ट की तरफ से डिप्लोमेसी का दावा भी किया जा रहा है। ये ड्रोन वाली जंग एक नया मोड़ ले रही है, जहां बातचीत और जंग दोनों साथ साथ चल रहे हैं। ड्रोन उड़ रहे हैं, बातचीत चल रही है। दूसरी खबर का रुख करते हैं। बड़ी खबर है, तुर्की का प्लान है, एक बड़ा प्लान है। सीरिया में नेवल और एयर बेस बनाने की तैयारी में है तुर्की। आईसिस के खिलाफ कार्रवाई तेज करने का इरादा या बहाना बताया जा रहा है, लेकिन कुछ और भी मकसद हो सकता है। तुर्की सीरिया में अपनी नेवल बेस बनाने जा रहा है, एयरफोर्स बेस बनाने जा रहा है, ताकि ISIS जैसे दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ाई को और ज़्यादा ताकत दी जा सके। ये खुलासा खुद तुर्की के मीडिया हाउस ने किया है। तुर्की की आर्म फोर्सेस ये बेसिस एक बड़े सिक्योरिटी प्लान के तहत बनाएंगी, जिसका मकसद सीरिया में अमन कायम करना है। सोचिए, नेवी को, एयरफोर्स को तबाह कर डाला इसराइल ने बशर अल-असद के बाद। अब तुर्की वहाँ जा रहा है। क्या फिर उसकी मौजूदगी में बम गिराना आसान होगा इसराइल के लिए? नहीं, बेचैनी बढ़ गई है। ये काम सीरिया की हुकूमत के ताउन से ही होगा। इसमें तुर्की सीरियन आर्मी और सिक्योरिटी फोर्सेस को ट्रेनिंग देगा और उनका निज़ाम दोबारा बनाएगा, यानी एक बार फिर से सीरिया की फौज को मजबूत बनाया जाएगा। और ये काम इस बार तुर्की करेगा, ताकि वो मजबूती से खड़े हो सकें इसराइल के सामने भी। तुर्की के प्रेसिडेंट रजब तैयप एर्दोगान और सीरिया के इंटरिम प्रेसिडेंट अहमद अल-शरा ने इस्तांबुल में मीटिंग की, जहां दोनों ने डिफेंस कोऑपरेशन पर बात की। इसराइल ने इसे टर्किश मिलिट्री रोल पर फिक्र जताई है। ये जो तुर्की का मिलिट्री रोल है सीरिया में, इस पर इसराइल फिक्रमंद हो उठा है। लेकिन तुर्की और इसराइल ने अज़रबैजान में एक डीकॉन्फ्लिकेशन मैकेनिज्म तय किया है, ताकि दोनों के दरमियान सीरिया में किसी टेंशन से बचा जा सके। ये डेवलपमेंट सीरिया के मुस्तकबिल और पूरे रीजन की पॉलिटिक्स में एक नया मोड़ ला सकता है। अब बात लेबनान की हिजबुल्लाह की। हिजबुल्लाह का साफ पैगाम है कि हथियार तभी छोड़ेंगे जब इसराइल पीछे हटेगा। नोट कीजिए लाइन, हथियार तभी छोड़ेंगे जब इसराइल पीछे हटेगा। इशारा तो मिल रहा है। लेबनान के हिजबुल्लाह मूवमेंट के लीडर नईम कासिम ने एक बार फिर दोहराया है कि हिजबुल्लाह अपने हथियार उस वक्त तक नहीं छोड़ेगा जब तक इसराइल लेबनान के मकबूजा इलाकों से पीछे नहीं हटता और एयर स्ट्राइक्स बंद नहीं करता। ये बयान उस दिन आया जब इसराइल के साउथ लेबनान से निकलने की 25वीं बरसी मनाई जा रही थी। साल 2000 में जो शिकस्त हुई थी IDF को और उसे कब्जाए हुए इलाके लेबनान के खाली करके वापस लौटना पड़ा था, ये उसकी सालगिरह थी जब नईम कासिम ये स्पीच दे रहे थे। आज की बात करें तो हिजबुल्लाह और इसराइल के बीच
जो सीज फायर जारी है उसके तहत दोनों साइड्स को साउथ लेबनान से अपनी फोर्सेस हटानी थी। लेकिन हुआ क्या, इसराइल अब भी 5 बॉर्डर पॉइंट्स पर मौजूद है। रोज़ाना एयर स्ट्राइक्स जारी हैं। सिर्फ साउथ लेबनान ही नहीं, बेरूत के सबर्ब्स तक बम गिराए जा रहे हैं इसराइल की तरफ से। नईम कासिम ने इस दौरान ये कहा कि हमने पूरा इत्तेफाक निभाया, सीज फायर को सही से निभाया। अब हमें ये कुछ भी मत कहो, अब हम इससे ये मत कहो कि हम ये करें वो करें। अपनी लेबनानी हुकूमत से कह रहे हैं वो, और दुनिया की ताकतों से, अब हमें मत कहो कुछ करने को। पहले इसराइल अपनी जिम्मेदारियां पूरी करे, मकबूजा इलाकों से निकले, अग्रेशन बंद करे, कैदियों को रिहा करे, उसके बाद ही कोई नई बात होगी। ये कहा गया नईम कासिम की तरफ से। यानी इस बयान से साफ होता है कि हिजबुल्लाह अपने हथियार लेबनानी हुकूमत के प्रेशर में डाल सकता है, डालेगा नहीं, डाल सकता है। लेकिन बस वो ये चाहता है कि लेबनान में जो वो इलाके हैं जो हिजबुल्लाह के असर और ताकत वाले रहे, साउथ लेबनान के इलाके, वहाँ जो इसराइली फ़ौज अब भी जमी बैठी है वो वहाँ से वापस लौट जाए। अगर आईडीएफ वहाँ से निकल गई तो हो सकता है कि हिजबुल्लाह अपने हथियार डाल दे। फिर हिजबुल्लाह एक रेजिस्टेंस मूवमेंट से क्या होगा, सिर्फ एक पॉलिटिकल मूवमेंट बनकर रह जाएगा। अगले कुछ महीने में सब तय हो जाएगा। अब बात इसराइल के, जहाँ के कब्जे वाले कुछ इलाकों में अब फिर से आग भड़क उठी और आग का सिलसिला चल रहा है। इसराइल के कुछ इलाकों में आग कहर बरपा रही है। जेरूसलम के जंगल में रह रहकर आग भड़क रही है। फायर ब्रिगेड ने ये कहा गया है इसराइल मीडिया की तरफ से, वक्त रहते आज काबू पा लिया आग पर। आज मंडे की दोपहर को जेरूसलम के जंगल वाले इलाके में अचानक आग भड़क उठी, लेकिन फायर एंड रेस्क्यू अथॉरिटी ने तस्दीक की है कि आग पर अब काबू पा लिया गया है। आग को फैलने से रोकने के लिए 6 फायर फाइटिंग टीम्स लगानी पड़ी, इतनी तेज थी आग। 6 फायर फाइटिंग टीम्स जमीन पर उतरी, साथ ही 5 एयरक्राफ्ट्स ने हवा से पानी गिराया, 5 जहाज़ों ने। इसराइली मीडिया का दावा है कि आग से फिलहाल किसी नुकसान या चोट की रिपोर्ट नहीं मिली है। अथॉरिटीज़ कह रही हैं कि इन्वेस्टिगेशन शुरू की जा चुकी है। आग किस वजह से लगी यह अभी पता नहीं चल सका है, लेकिन उसे जांचा परखा जा रहा है। आज ही सुबह इसराइली मीडिया ने और फायर अथॉरिटीज़ ने ये जो है एक नोटिस दिया था, या यूं कहें कि एक वार्निंग दी थी कि खुश्क हवाओं के चलते, गर्मी तेज़ पड़ने के चलते आग लग सकती है। और अब ये तलाशा जा रहा है कि दोपहर तक उस वार्निंग के बाद जो आग लगी वो कैसे लगी। खैर, बढ़ते आगे। गजा एड ग्रुप के चीफ ने अपनी पोजीशन से इस्तीफ़ा दे दिया है। उनका इल्ज़ाम है कि गजा में इंसानी उसूलों की खिलाफ वर्जी हो रही है। कमाल ये है कि ये उस ग्रुप के चीफ ने इस्तीफ़ा दिया है जो ग्रुप खुद अमेरिका ने बनाया था गजा में मदद का सामान तकसीम करने के लिए। सोचिए, अमेरिका के बनाए ग्रुप का चीफ कह रहा है कि इंसानी उसूलों की गजा में खिलाफ वर्जी हो रही है। तो आप सोचिए जो इंडिपेंडेंट हैं वो क्या क्या कहते होंगे। खबर के मुताबिक यूएस बैक्ड गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन, जिसका नाम GHF है शॉर्ट फॉर्म में, उसके हेड जेक वुड ने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया और कहा कि एड डिलीवरी का जो मॉडल तैयार किया गया था उसे इंसानी उसूलों के बगैर नहीं चलाया जा सकता। वुड का कहना है कि मैं किसी भी हाल में इंसानियत, न्यूट्रलिटी, इम्पार्शलिटी और आज़ादी जैसे बुनियादी इंसानी उसूलों से समझौता नहीं कर सकता। दरअसल GHF का प्लान था कि 90 दिन में 300 मिलियन खुराकें गजा में भेजी जाए। मदद सिर्फ ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचाई जाए। तीसरा कि NGO ग्रुप्स के काम में कोई अड़ंगा ना डाले, रुकावट ना डाली जाए। लेकिन कई एड ग्रुप्स और UN ने पहले ही कह दिया था कि ये जो तरीका है अमेरिका का बनाया हुआ, ये सही नहीं है, क्योंकि इसराइल और अमेरिका इसे अपने फ़ायदे के लिए चला रहे हैं। अब जब वुड ने रिज़ाइन कर दिया है तो ये पूरा प्लान अब खतरे में पड़ गया है। गजा के ऑफिशियल्स के मुताबिक इसराइल के इस ब्लॉकेड में, इस नाकेबंदी में भूख की सियासत ने अब तक 326 लोगों की जान ले ली है, भूख से जो मरे हैं, और 80 दिनों में 300 से ज़्यादा औरतें अपनी कोख में पल रहे अपने बच्चे को भूख और इलाज की कमी की वजह से खो चुकी हैं। भूख, दवा की कमी और इसराइल की नाकेबंदी की वजह से हालात हर दिन बिगड़ रहे हैं, और अब तो मदद का निज़ाम बनाने वाले लोग भी पीछे हट रहे हैं। न जाने आगे क्या होगा। मैं चाहूँ तो आपको वो फैब्रिकेटेड खबरें बता सकता हूँ कि आज इसराइल के फौजी इतने मरे। मुझसे लोग कमेंट में पूछते हैं कितने घायल हुए, क्या आपके पास खबर नहीं है? मेरे पास कोई खबर नहीं है। होती भी है एक आध फौजी के ज़ख्मी होने की तो मैं सुनाता नहीं। मेरे लिए ये 300 बच्चे ज़्यादा अहम हैं जो भूख से मर गए, क्योंकि वीडियो में अब ज़रा बहुत ही छोटा बनाने लगा हूँ।
اس پہ بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ چھوٹا ویڈیو بنایا کرو کہ شارٹس بنائیں کیا. چلیے بڑھتے ہیں آگے. ورلڈ فوڈ پروگرام نے یہ کہا ہے کہ نو ایویڈنس حماس از بیہائنڈ لوٹنگ آف غزہ ایڈ. یہ خبر میں آپ کو کل دینے کو تھا. اس خبر سے میں نے ایڈ والے سے اسے جوڑ دیا ہے. ابھی 3 دن پہلے مدد کے ٹرکس کی جو گارڈ کر رہے تھے, جو حفاظت کر رہے تھے غزہ کے گارڈز, انہوں نے جب لٹیروں سے ٹرکس کو بچایا تو اسرائیل کی طرف سے لٹیروں پر نہیں گارڈز پر فائرنگ کر دی گئی. 6 لوگ مرے تھے. تو WFP نے کہا کہ کوئی اس بات کا ثبوت نہیں ملا ہے کہ غزہ میں جو ٹرکوں کی لوٹ مار ہو رہی ہے اس کے پیچھے حماس ہے. میں نے اسے جوڑ دیا آپ کے ساتھ. سر آگے بڑھتے ہیں اور خبر کرتے ہیں. خبر لیتے ہیں ایک آئرلینڈ کی. آئرلینڈ نے کہا ہے کہ بڑا فیصلہ لیا ہے کہ اب ہم ٹریڈ بین کریں گے ان تمام علاقوں میں جہاں پر اسرائیلی سیٹلمنٹس ہیں. اسرائیلی سیٹلمنٹس میں ہم کوئی سامان نہیں بیچیں گے, آئرلینڈ کا کوئی سامان نہیں بکے گا, اور نہ آئرلینڈ سے ان علاقوں کا کوئی سامان آنے پائے گا. تو آئرلینڈ یہ فیصلہ لیا ہے کہ ہم اسرائیلی فرمز جو ہیں علاقوں میں, جو کمپنیز ہیں جو سیٹلمنٹ ایریا میں ہیں, جو قبضائے ہوئے علاقوں میں ہیں, جو فلسطینیوں کی زمینیں ہیں, ان جگہ بسنے والی کسی بھی کمپنی سے کسی بھی قسم کا کوئی ویپار نہیں کریں گے. خیر بڑھتے ہیں آگے. سر ٹاپ ایرانی سیکیورٹی آفیشل جو ہیں وہ رشیا کی وزٹ کرنے والے ہیں. مطلب ایران کے خفیہ وبھاگ اور ایران کے جو سرکشا وبھاگ ہے اس کے لوگ یہ جانے والے ہیں. سپریم نیشنل سیکیورٹی خیر NSA ہیں ایک طریقے سے یوں سمجھیے وہاں کے, اور اسماعیل باغی نے اس بارے میں ان کا اعلان کیا ہے کہ یہ لوگ روس جا رہے ہیں. نیشنل سیکیورٹی کے جو وہاں کے چیئرمین ہیں علی اکبر احمدیان, وہ رشیا جا رہے ہیں, اور وہاں پر 13واں انٹرنیشنل میٹنگ کانفرنس بلایا گیا ہے. وہاں پر کئی اور ملک کے بھی سیکیورٹی چیفز وغیرہ آئیں گے, اس لیے ایران کے بھی جا رہے ہیں, لیکن وہاں پر کچھ اور بات بھی ہو سکتی ہے. ہاں ایران سے ایک اور خبر ہے کہ پاکستان کے پرائم منسٹر مسٹر نواز شریف آج پاکستان پہنچ گئے ہیں. ترکی سے وہ پاکستان پہنچے ہیں, اور جو ہے وہاں پر بائیلیٹرل ٹاکس ہوں گی, ٹریڈ کی بات ہوگی, ملٹری کوآپریشن کی بھی بات ہو سکتی ہے, یا کم سے کم انفارمیشن ایک دوسرے کو پرووائڈ کروانے کی. اگر کوئی ہمارے یہاں خطرہ ہو تو وہ پرووائڈ کروا دے, ان کے یہاں ہو تو ہم پرووائڈ کروا دیں. اس کو لے کر یہ بات چیت آج ہو سکتی ہے. ابھی تو وہ پہنچے ہیں, ریڈ کارپیٹ ان کے لیے بچھایا گیا, بہت زبردست طریقے سے شہباز شریف کو سلامی دی گئی. لیکن اس کا آؤٹ کم کیا آتا ہے, کتنے تعلقات بہتر ہوتے ہیں اور کیا ڈیل ہوتی ہیں دونوں ممالک کے بیچ, اس پر نظر رہے گی. جیسے ہی کچھ نکل کر آتا ہے ہم آپ کو ضرور بتائیں گے. بہت بہت شکریہ. سلامت رہیے, خوش رہیے.